Hello, good evening students. Thank you for watching my last video. Now today I'll teach you a term of copyright and what are neighboring rights or performers right और relative rights. ठीक है, उसे neighboring rights भी कहते हैं, neighboring rights या फिर relative rights कहते हैं, जिसमें कि broadcasting organizations cover हो जाती हैं, जिसमें कि आपके ये performers cover हो जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टर्म ऑफ कॉपीराइट क्या होता है. वो सेक्शन 22 ऑफ कॉपीराइट एक्ट में कवर होता है. सेक्शन 22 टू टिल 29 जो है वो टर्म ऑफ कॉपीराइट की बात करते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कॉपीराइट एक्ट जो है, कॉपीराइट जो है आज की डेट में कॉपीराइट एक्ट 1957 में लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर प्लस उसकी डेथ के बाद 60 इयर्स के लिए मिलता है. जब अब ये होगा कि जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसकी डेथ के बाद जो 60 इयर्स हैं तो उसमें क्या होता है कि जो रॉयल्टी वगैरह पे की जाती है वो उसके जो लीगल हेयर्स या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें दी जाती है. ठीक है, अब अगर सेक्शन 22 पढ़ूँ तो टर्म ऑफ कॉपीराइट इन पब्लिश्ड लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिक एंड आर्टिस्टिक वर्क. देखो इसमें एक चीज़ क्लियर है कि जो वर्क पब्लिश्ड है उसी पे हम इस टर्म की बात कर रहे हैं, अनपब्लिश्ड वर्क की बात नहीं कर रहे हैं. एक्सेप्ट एज अदरवाइज हेयर इन प्रोवाइडेड कॉपीराइट शैल सबसिस्ट इन एनी लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिक और आर्टिस्टिक वर्क पब्लिश्ड विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर until 60 years from the beginning of the calendar year next following the year in which the authors die. ठीक है, तो 60 years लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स के लिए आपको मिलता है लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क में. अगर अब आप देखेंगे जो ये 60 इयर्स वाली टर्म है तो ये 1992 से पहले, 1992 के बाद अमेंडमेंट आया था तो 60 इयर्स हुआ, उसके पहले 50 इयर्स था. ठीक है, अभी अगर हम सेक्शन 23 की बात करें तो टर्म ऑफ कॉपीराइट इन एनोनिमस एंड सिडोनिमस वर्क. एनोनिमस वर्क क्या होते हैं, जिसमें कि आदि वर्क्स जिसमें ऑथर आइडेंटिटी इज नॉट डिस्क्लोज्ड. ठीक है, एनोनिमस वर्क्स वो होते हैं और सिडोनिमस वर्क वो होते हैं जिसमें कि जो बंदा है वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है, एक फिक्टिशियस नाम से अपनी चीज़ को प्रेजेंट करता है. तो ऐसे में जब हमें ये नहीं पता है कि इंसान कौन है या फिर उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं है तो ऐसे में क्या होता है, उसमें क्या होता है, इन द केसेस ऑफ लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिक और आर्टिस्टिक वर्क अदर देन द फोटोग्राफ विच इज published anonymously or pseudonymously, copyright shall subsist until 60 years from the beginning of the calendar year next following the year in which the work is first published. सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमें यही नहीं पता कि बंदा कौन है, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं है, तो फिर हम किसकी लाइफ टाइम देंगे. तो उसमें ऐसा तो है नहीं. अभी मैं पहले बता चुकी हूँ लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स होता है. जब इसकी लाइफ टाइम ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि किसका काम है, तो लाइफ टाइम तो किसी का भी कैलकुलेट नहीं होगा, तो सिर्फ 60 इयर्स के लिए मिलता है. लेकिन अगर उस 60 इयर्स के ख़त्म होने से पहले पहले जो बंदा है उसकी आइडेंटिटी, वो बंदा अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देता है या फिर हमें पता चल जाता है कि ये काम किसका है, तो फिर जिसका काम है उसकी लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स हो जाता है. ठीक है, ऐसे ही कुछ काम होते हैं जैसे कि लेकिन एक चीज़ और जो मैं पहले बताना भूल गई, जैसे कि को ऑथर या को ओनर्स वाली बात की थी हमने पिछले वीडियो में. तो को ऑथर्स या को ओनर्स जो होते हैं उसमें जो कॉपीराइट सबसिस्ट करता है लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स होता है. लेकिन लाइफ टाइम किसकी, लाइफ टाइम जो बाद में मरता है उस व्यक्ति का लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स हो जाता है. ठीक है, जो अगर को ऑथर्स हैं तो को ऑथर्स में से जो दूसरा जो जिसकी डेथ बाद में होती है उसके बाद 60 इयर्स कैलकुलेट किए जाते हैं. ठीक, तो ये कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को. देन अगर हम एक बात सेक्शन 24 बात करता है पॉस्टमस वर्क्स की. जो पॉस्टमस वर्क्स होते हैं वो क्या वर्क होते हैं, जो कि पब्लिश होते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन. तो ऑब्वियस है जब एक बंदे की डेथ हो चुकी है तो उसकी लाइफ टाइम तो रही नहीं, तो फिर अब कितने टाइम के लिए मिलेगा, सिर्फ 60 इयर्स के लिए मिलेगा. ठीक है, देन उसके बाद क्या है, साउंड रिकॉर्डिंग की बात हो रखी है. साउंड रिकॉर्डिंग में कितने टाइम का मिलता है, इन द केस ऑफ द साउंड रिकॉर्डिंग द कॉपीराइट शैल सबसिस्ट अंटिल 60 इयर्स. पहले इन सब में 50 इयर्स था, अब इसके बाद जो है 60 इयर्स हो गया. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के काम के ऊपर भी कितना है, 60 इयर्स है. गवर्नमेंट वर्क के ऊपर कितना, उसमें भी 60 इयर्स ही है. तो एक सबसे बेसिक सी बात है कि लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स के लिए ही कॉपीराइट मिलता है.
अब हम बात करते हैं व्हाट आर रिलेटिव राइट्स या फिर नेबरिंग राइट्स। ये सेक्शन 38 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 38 में क्या है, सेक्शन 37 से स्टार्ट है इनफैक्ट, ये चैप्टर नंबर 8 है, राइट ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ परफॉर्मर्स। अभी इसमें क्या है, मैंने पहले ही बताया कि ये नेबरिंग राइट या फिर रिलेटिव राइट्स के नाम से कॉमन है। क्या होता है कि जैसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। बात क्या होता है कि जैसे किसी ने कोई एक गाना लिखा, ठीक है, हर कोई चाहता है कि जब मैंने कोई चीज़ बनाई है तो वो स्प्रेड हो पब्लिक में, तभी उसको पब्लिसिटी मिलेगी, ठीक है, तभी उसका नाम होगा। तो वो स्प्रेड करने के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि उसके अंदर वो आर्टिस्टिक कैरेक्टर हो। किसी ने गाना लिखा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि वो लोगों तक स्प्रेड कर पाए और वो खुद गाए। तो उसे गाने के लिए भी तो कोई चाहिए। अब जिसने आपका गाना गाया, अगर आपने गाना लिखा है, जिसने आपका गाना गाया है वो एक परफॉर्मर हो गया, तो उसका राइट भी तो प्रोटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। या फिर एक ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आपने मूवी बना दी, मूवी हो गई, मोशन मूवी आपने बनाई, अब वो स्प्रेड करने के लिए आपको एक ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए, कोई तो आपका ब्रॉडकास्ट करेगा। तो उनके जो है फोनोग्राम्स भी हैं जो वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं इसमें, तो उनके राइट्स प्रोटेक्ट किए गए हैं। उनको 25 साल के लिए प्रोटेक्शन दी गई है, 25 ईयर्स के लिए। बेसिकली ये प्रोटेक्शन देने का, यह टर्म ऑफ कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि पब्लिक के इंटरेस्ट को भी बैलेंस करना है और जो जिसने बनाया है उसके इंटरेस्ट को भी बैलेंस करना है। मोनोपोली तो क्रिएट हो करते हैं हम, लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स के लिए एक मोनोपोली क्रिएट हो गई, एक प्रॉपर सारे राइट्स उस बंदे को दे दिए जिसकी वो क्रिएटिविटी है। बट आफ्टर 60 ईयर्स, मतलब लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स, जब ये टर्म खत्म हो जाता है तो वो काम पब्लिक डोमेन में आ जाता है। जैसे कि अभी आप देखो प्लेगरिज्म का कॉन्सेप्ट कितना कॉमन है कि अगर आपने अपनी एक कोई थीसिस लिखी है या कोई आपने एक आर्टिकल लिखा है, रिसर्च पेपर लिखा है, आपने उसमें किसी और का काम कॉपी कर लिया, या फिर फॉर एग्जांपल मेरी कोई किताब है, आपने उसमें से कोई एक पैरा या फिर वर्बैटिम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपने वो चीज़ कॉपी कर ली एंड देन आपने उसमें फुटनोट नहीं दिया, मेरा नाम नहीं लिखा, दैट मीन्स आपने वो चोरी कर लिया। अगर आपने वो चीज़ चोरी कर ली बिना मेरी परमिशन के, मेरी चीज़ यूज़ करी है, तो वो प्लेगरिज्म में आ जाता है और वो कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है। मैं आपके अगेंस्ट से केस फाइल कर सकती हूँ, ठीक। आज की डेट में ये प्लेजरिज्म इतना कॉमन हो गया है। एलएलएम की थीसिस में, अगर एलएलबी के या किसी में भी जब आप थीसिस सबमिट करते हैं, फॉर दैट मैटर बीएससी में, एमएससी, कहीं पे भी जिस भी सब्जेक्ट में अगर आप करते हैं, थीसिस लिखते हैं पीएचडी की, और अगर आपने कोई मटेरियल उठाया है, मतलब एक्सेप्ट दैट मटेरियल विच इज़ इन पब्लिक डोमेन, अगर आपने कुछ और उठाया है किसी की किताब से या किसी के आर्टिकल से और आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया, आपने फुटनोट नहीं डाला, तो वहाँ पे प्लेजरिज्म हो जाता है और कॉपीराइट का वायलेशन हो जाता है। तो वही सेक्शन, ठीक है। फिर अभी हम सेक्शन 37 पे आ जाते हैं कि ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट्स। एवरी ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन शेल हैव अ स्पेशल राइट टू बी नोन एज ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट इन द रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ब्रॉडकास्ट। अब क्या है, ड्यूरिंग द कॉन्टेंट, इसमें देखो, ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट शैल सबसिस्ट अंटिल 25 ईयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये 25 साल के लिए होता है। और अभी क्या है, अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूस ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग रिप्रोडक्शन राइट्स, इसमें क्या होता है कि कोई भी, जैसे पहली चीज़, रीब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हो आप कोई चीज़ बिना उसके परमिशन के। जैसे कि मूवी है, डबिंग, जैसे कई लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं मूवी हॉल में जाके और उसके बाद उसे दिखाना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या है, वो कॉपीराइट का वायलेशन है। आप बिना उसकी परमिशन के नहीं दिखा सकते हैं जब तक वो आपको परमिट नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक परफॉर्मर है, परफॉर्मर ने अपनी एक परफॉर्मेंस दी है, एक वो डांस करा है या फिर कुछ भी ऐसा डांस किया है फॉर एग्जांपल, तो जब आप या तो आप उसको लाइव दिखा रहे हैं, दैट इज़ ओके। लाइव दिखाने के बाद अगर आप दोबारा से उसको दिखाना चाहते हैं, जब अगर आपने दोबारा वो चीज़ दिखानी है तो आपको उस परफॉर्मर से, जिसकी परफॉर्मेंस है, उससे परमिशन लेनी होगी। अगर आप उससे नहीं परमिशन लेते हैं तो उसके कॉपीराइट का वायलेशन हो गया, आपने इन्फ्रिंजमेंट कर दिया, ठीक है। देन कॉज द ब्रॉडकास्ट टू बी हियर्ड और सीन बाय द पब्लिक ऑन द पेमेंट ऑफ एनी चार्जेस।
जो ब्रॉडकास्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपको उसको पे करना पड़ेगा। मेक एनी साउंड रिकॉर्डिंग और विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ द ब्रॉडकास्ट मीन्स आप ये जो है नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूस ऑफ द ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट इन रिलेशन टू एनी ब्रॉडकास्ट एनी पर्सन हु विदाउट द लाइसेंस ऑफ द ओनर ऑफ द राइट डज एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द ब्रॉडकास्ट और एनी सब्सटैंशियल पार्ट देयर ऑफ। तो इसमें ऐसे में क्या हो जाता है, इन्फ्रिंजमेंट में आ जाती हैं ये सब चीज़ें। मेक एनी रिप्रोडक्शन ऑफ सच साउंड रिकॉर्डिंग और विजुअल रिकॉर्डिंग वेयर सच इनिशियल रिकॉर्डिंग वाज डन विदाउट द लाइसेंस। मतलब देखो इसमें एक चीज़ और कवर है, जैसे आपने पहली रिकॉर्डिंग जो बनाई बिना मेरी परमिशन या बिना लाइसेंस के बना दी, और उसके बाद फिर और आगे आपने एक और किसी और ने बना दी बिना लाइसेंस के, तो जिसने बनाई उसने भी इन्फ्रिंजमेंट कर दिया, क्योंकि पहले वाली जो बनी हुई थी वो बिना लाइसेंस के या बिना मेरी परमिशन के बनी हुई थी। सेल और गिव्स द कमर्शियल रेंटर और द ऑफर फॉर द सेल फॉर सच रेंटल एनी सच साउंड रिकॉर्डिंग और विजुअल रिकॉर्डिंग रेफर टू इन द क्लॉज सी और डी। तो ये बहुत वाइड है। देन बात करते हैं सेक्शन 38 की, जो कि परफॉर्मर्स राइट की बात कर रहा है। परफॉर्मर्स राइट जो है ये पहले क्या था, इसमें वेयर एनी, पहले परफॉर्मर्स राइट प्रोटेक्टेड नहीं थे। जो ये चैप्टर आया है वो 1994 में अमेंडमेंट आया है। पहले क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी इसलिए पहले ये नहीं था कॉपीराइट एक्ट में। 1994 के अमेंडमेंट के बाद ही ये चैप्टर ऐड किया गया है। परफॉर्मर्स राइट या नेबरिंग राइट या रिलेटिव राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है। वेयर एनी परफॉर्मर अपीयर्स और एंगेज इन एनी परफॉर्मेंस ही शैल हैव अ स्पेशल राइट टू बी नोन एज परफॉर्मर राइट। जो परफॉर्मर है उसको कहते हैं मतलब उसके परफॉर्मर राइट्स जो है वो भी आर बीइंग प्रोटेक्टेड। मैं परफॉर्मर की डेफिनेशन भी अभी आपको बता दूंगी कि कहाँ पे दी गई है। द परफॉर्मर राइट शैल सबसिस्ट अंटिल 50 years फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द परफॉर्मेंस इज मेड। ठीक है, पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है 50 years, बट 1994 के बाद, 1994 से पहले 50 years के प्रोटेक्टेड था, लेकिन 1994 के बाद इसे घटा के 25 years कर दिया गया है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कब एक्ट नॉट इन्फ्रिंजिंग ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट और द परफॉर्मर्स राइट, देखो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था सेक्शन 52 फेयर यूज़ की बात करता है या फेयर डीलिंग की बात करता है, जहाँ पे आप कुछ भी चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं बिना परमिशन के। जो ऑथर है या फिर ओनर है ऑफ कॉपीराइट उसकी बिना परमिशन के आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिसर्च पर्पज़ के लिए, स्टडी पर्पज़ के लिए, या फिर एक कॉपी बना के अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख ली। वही सेम चीज़ परफॉर्मर वाली चीज़ में भी लिखी गई है सेक्शन 39 में कि अगर आप चाहें कब इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। यही बात सेक्शन 52 में लिखी है, यही बात सेक्शन 39 में लिखी है। द मेकिंग ऑफ एनी साउंड रिकॉर्डिंग और विजुअल रिकॉर्डिंग फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ द पर्सन मेकिंग सच रिकॉर्डिंग और सोलली फॉर द पर्पज ऑफ बोनाफाइड टीचिंग और रिसर्च। टीचिंग या रिसर्च पर्पज के लिए आप वो चीज़ यूज कर सकते हैं। द यूज ऑफ कंसिस्टेंट विथ फेयर डीलिंग और एक्सपर्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस और ऑफ ब्रॉडकास्ट इन द रिपोर्टिंग ऑफ द करंट इवेंट, बोनाफाइड रिव्यू, टीचिंग और रिसर्च। अगर आप उसको रिव्यू कर रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो भी कॉपीराइट का वायलेशन नहीं होगा। सच अदर एक्ट विद एनी नेसेसरी अडेप्टेशन और मॉडिफिकेशन विद डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट अंडर सेक्शन 52। कोई भी ऐसा एक्ट आप कर सकते हैं जिसमें कि कॉपीराइट का वायलेशन नहीं हो रहा है। जैसे जो कुछ भी सेक्शन 52 में लिखा है आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं। इसमें इसके अकॉर्डिंग ये बात लिखी है। देन